यदि आप एक मजबूत महिला के साथ होने का निर्णय लेते हैं, तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि वो कठोर है और उसकी अपनी राय है, जिसको ओपिनियन कहते हैं। अगला है कि सुंदर स्त्री को अगर आप चुनते हैं, तो आपको उसका खर्च उठाना पड़ेगा। यदि आप एक लास्ट वाला ये है कि यदि आप एक सफल महिला को चुनते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका अपना कैरेक्टर है, उसका अपना लक्ष्य है और उसका अपना महत्वाकांक्षा है। 200 साल पुराना इंसान अगर आज जिंदा हो, उन्हें पिंजड़े से निकाल के बैठा दिया जाए, इस समाज में देखें कि लड़कियां जीन्स पहनकर, लड़कियां गाड़ी चला करके, लड़कियां मतलब बाहर जा रही हैं खुले बालों में और बिना दुपट्टे के सर को ढके हुए, तो वो हो सकता है कि वो इंसान पागल हो जाए। लेकिन लेकिन ये परिवर्तन है, और ये परिवर्तन बहुत अचानक नहीं हुआ। एक परिवर्तन है जो ग्रेजुअल है, जो कि धीरे धीरे होते जा रहा है। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो मुझे लगता है कि उस शायर की ये अपील है जिसके शेरों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की लड़कियां एक वक्त पे अपने तकिए के नीचे रख करके सोया करती थी। तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, सारी दुनिया की लड़कियों के लिए इससे बेहतर बात कुछ नहीं कही जा सकती है। महिला तो बहुत शोषित है, लेकिन वर्किंग महिला उससे ज्यादा शोषित हमको लगती है, क्योंकि एक महिला जो शोषित है वो घर में शोषित है, वर्किंग महिला घर में भी शोषित है, ऑफिसों में शोषित है। तो हमको लगता है ना कि आप लोगों को मतलब जमीन पर जो बदलाव हुआ ना, वो लड़की ही कर सकती है। कि आपको साथ सोने से मतलब नहीं है। आप अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी कोई बीवी है, तो आप दोनों को साथ जागना ज़रूरी है, और आप दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं और कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। इन दोनों को मिलाकर एक शब्द बना है इंटरडिपेंडेंट, जहाँ महिलाएं पुरुष पे और पुरुष महिलाओं पे, तभी जाके ये काम और ये समाज आगे बढ़ेगा और हम लोग एक मतलब सही दिशा में, सही तरीके से, सही एक स्पीड में आगे बढ़ेंगे। फैमिली प्रेशर रहता है जब हम उसकी बात करते हैं, तो ये बिल्कुल सच है कि हमेशा जब कोई लड़की जॉब कर रही होती है, तो बोला जाता है कि हम लोग इतने मॉडर्न हैं कि तुमको काम करने के लिए अलाउ किया, तो वो लेवरेज है, वो लेवरेज लड़कों के साथ नहीं होता है। हिंदुस्तान में या दुनिया भर में महिलाओं को शरीर के 2-3 अंगों से उसकी इज्जत को जोड़ दिया गया है। एक पुणे में सीरियल किलिंग का केस हुआ था, 1990s के टाइम का है। पहला ऐसा सीरियल किलिंग था जिसके बाद 4 लोगों को फांसी भी हुई थी। उसमें हुआ क्या था कि वो क्या करते थे, घर की जो एक औरत या लड़की होती थी, सारे लोगों को मारते थे और उसके बाद लूटने की जानकारी लेने के लिए वो उस औरत या उस लड़की को न्यूड करके वहां पर खड़ा कर देते थे और उससे डिटेल पूछते थे और चुपचाप लूटते थे। वो लड़की वहां खड़ी रहती थी। 4 केसेस ऐसे आए थे। क्यों? क्योंकि वो अगर बाहर जाएगी, मरना उसको भी है, उसको भी पता है कि मैं मार दी जाऊंगी, मेरे परिवार के 8 लोगों को मार दिया जा चुका है, घर पूरा लुट चुका है, मुझे भी मारा जाना है। लेकिन वो उतनी देर सिर्फ न्यूड इसलिए खड़ी रहती है और सिर्फ इसलिए डिटेल बताती रहती है क्योंकि बाहर जाएगी तो इज्जत, उसकी इज्जत पे सवाल आ जाएगी। लड़कियां रात में अगर गेट खोल कर जाएंगी, तो हो सकता है कि वार्डन हो या उसका मालिक हो, वो कहता हो कि लगता पता नहीं क्या कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है। तो वो एक मन में डाउट होता है। लड़कियां अपने आप को बचा के रखती हैं कि यार चलो, मेरा कैरेक्टर कैरेक्टर इज एवरीथिंग फॉर गर्ल, मतलब इन दी सोसाइटी, और वो उसको मेंटेन करना चाहती। तो महिला और पुरुषों में से महिलाओं ने चुना था अपने आप को कि मुझे पुरुषों के नीचे रहना है। तो एक दिन में वो चीजें नहीं बदल सकती हैं और उसको मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, कोई कानून नहीं बदल सकता है। कोई पुरुष, चाहे भीमराव अंबेडकर जी आ जाए, वो कानून बना दे, कितने भी कठोर कानून बना दिए जाए, कानूनों से कुछ नहीं होगा। आपको अंदर में जाकर के, क्योंकि वो पुरुष जो आपको एक बॉस बना हुआ है और आपको चाहे वो परेशान कर रहा है ऑफिस में, जो भी आपके साथ गलत कर रहा है, वो भी उसी परिवार से आता है, और जो लड़की परेशान हो रही है वो भी उसी परिवार से आती है। तो दोनों को वहां सिखा दिया गया है। प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है, अगर आप जाइएगा आपको बॉस से आई कांटेक्ट करके बात करना पड़ेगा, स्माइल करना पड़ेगा। और गाँव में अभी भी ये माइंडसेट है कि अगर कोई लड़की किसी से हँस के बात करे, कहा भी जाता है ना कि जो हँसी वो फंसी, एक बिहारी माइंडसेट है। गाना भी बताया कि हाँ, जो तुम हंस हंस के बात करते हो, यही हाँ, बात जमाने को को बुरी बुरी लगती लगती है। हाँ, तो वही है कि अगर हँसी तो फंसी। मतलब अगर लड़का है, अगर मुझे सिफारिश की जरूरत है कहीं सरकारी, तो मुझे पैसे देने हैं। और अगर कोई लड़की है, तो उसको सिफारिश करवाना है, तो उसे उनके साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा। लड़कियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के हमारे समाज में एक परसेप्शन जो है कि लड़कियां सिर्फ खाने बनाने के लिए पैदा हुई है, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए पैदा हुई है। तो अगर आप कहते हैं कि पुरुषवादी मानसिकता हावी है, पितृसत्तात्मक समाज हावी है, तो हर पुरुष उसको हावी करने के लिए अपना जरूरी योगदान इस समाज में दे रहा है, इसलिए वो सोच हावी है। तो आपको हर महिला को, पुरुष करे ना करे, महिलाओं को, हर महिला को इस चीज के लिए एक्सेप्ट करना होगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए चॉकलेट लाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। बहुत संजीदा बात है, लेकिन ये जरूरी है कि आज भी कॉलेजेस में 80% अगर लव अफेयर होते हैं, तो उसमें ये फैक्ट है कि 20% अलग हो सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट है 80% जगहों पर कि लड़की अपने आप को एक तरीके से डिपेंडेंट मानना शुरू कर देती है वहीं से कि जो लड़कियां हैं, उनके सक्सेस का जो पैमाना है और जो सक्सेसफुल वो तभी होंगी, उसकी ज़िम्मेदारी उनकी अकेले की नहीं है, पूरे सोसाइटी की है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ वुमन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन, सो इट इज़ वाइस वर्सा। अगर हम आप लोग ये कहते हैं कि अपना स्टेक लड़कियों को बनाना
पड़ेगा खुद से, तो उस टेक को बनाने के लिए जगह खाली करिए। और उन लोगों को अगर आप ये बोल रहे हैं कि तुम अपनी जगह बनाओ, तो जब वो अपनी बात रखती है तो उसको सुनिए और उस पे अमल करिए, ये कहते हुए कि मैं पूरा का पूरा डिसएग्री कर रहा हूँ, वो घर वाले हों, वो ऑफिस वाले हों या फिर सोसाइटी के लोग हों। साथ में हम लोग गाना गाते हैं, हम साथ 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 हैं। हैं। महीने की पहली तारीख को जब एक महिला के हाथ में उसकी सैलरी आती है, तो पता है उस सैलरी के पीछे सिर्फ 30 दिन ऑफिस में किए गए मेहनत ही नहीं, बल्कि वो अनकही बातें छिपी होती है, वो दर्द छिपा होता है जो वो महिला अपने घर परिवार से भी नहीं कह पाती। और वजह पता है क्या है? वजह सिर्फ ये होती है कि वो महिला ने ही ठानी थी घर से बाहर जाकर अपना नया पहचान बनाना। वो चाहती थी कि वो घर में खाना ना बनाए, बल्कि वो घर से बाहर निकले, वो ऑफिस में जाए और अपना नाम कमाए। लेकिन जब वो ऑफिस जाती है, ऑफिस से घर आती है, उस दौरान उसके साथ क्या होता है, उस रास्ते में उसके साथ क्या होता है, इतना ही नहीं बल्कि उस ऑफिस में बैठे लोगों के द्वारा उसके साथ क्या किया जाता है, ये अपने घर वालों को भी वो नहीं बता पाती है। और वजह सिर्फ यही होती है कि वो अपना नाम कमाना चाहती है। आज वही अनकही बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, वही दर्दों को आपके साथ हम बयां करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए, जिसका नाम है बोलना मना है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना। हमारे साथ हमारे टेबल पे जनता जंक्शन की पूरी टीम बैठी है, जिसे आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको उनका परिचय दे देते हैं। हमारे साथ प्रशांत हैं, अंकित हैं, शांभवी है, पंकज है, हिमांशु है और अनुराग है। लेकिन पहले बात की शुरुआत हम प्रशांत से करेंगे। प्रशांत, आप बताइए कि एक महिला जब घर से बाहर जाकर नौकरी करने की ठानती है, तो उनको लेकर सोसाइटी में क्या माइंडसेट बना होता है? बहुत शुक्रिया वंदना। और दर्शकों के लिए ये रहेगा कि ये शो अब फिर से शुरू हो रहा है। तो अभी जब रिसर्च कर रहे थे, हमको वंदना मेरा टॉपिक दी थी, तो हम एक लाइन पढ़े, पहले वो पढ़ के सुनाते हैं, फिर हम आगे बताएंगे। वो कहते हैं कि काम करने वाली महिला को चुनते समय आपको ये स्वीकार करना होगा कि वो घर नहीं संभाल सकती। अगला लाइन है कि यदि आपने एक ऐसी गृहिणी को चुना है, हाउसवाइफ, जो आपकी देखभाल कर सके और आपके घर को पूरी तरीके से संभाल सके, तो आपको स्वीकार करना होगा कि वो पैसे नहीं कमा रही है। यदि आप एक आज्ञाकारी महिला को चुनते हैं, मतलब ओबीडिएंट, तो आपको स्वीकार करना चाहिए कि वो आप पर निर्भर करती है और आपको उसका जीवन सुनिश्चित करना पड़ेगा। यदि आप एक मजबूत महिला के साथ होने का निर्णय लेते हैं, तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि वो कठोर है और उसकी अपनी राय है, जिसको ओपिनियन कहते हैं। अगला है कि सुंदर स्त्री को अगर आप चुनते हैं, तो आपको उसका खर्च उठाना पड़ेगा। यदि आप एक लास्ट वाला ये है कि यदि आप एक सफल महिला को चुनते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका अपना कैरेक्टर है, उसका अपना लक्ष्य है और उसका अपना महत्वाकांक्षा है। तो हमको लगता है कि जो समाज है ना, प्री माइंडसेट हो चुका है। ये हम इसलिए पढ़ के बताएं कि आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर आप एक वर्किंग वुमन के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको उसके साथ कैसे बिहेव करना है। अब आ रही है आपके सवाल पर, आपने कहा समाज क्या सोचता है। हमको लगता है ना कि समाज बना हुआ है जो प्री डिसीजंस हुए हैं उस पर। हमने ये देखा है, हम पैदा हुए तो देखे कि मेरी माँ काम भी कर रही है और मेरी माँ घर में खाना बना रही है। अब हम जिसको मेरा बच्चा होगा, हम उसको हो सकता है वही दिखा दे, अगर वो दिखा दे, उसका बच्चा को वही दिखाएगा और पूरा जनरेशन यही सीखेगा। तो जो सोसाइटी है वो ये मान चुका है कि महिला काम करे, पैसा कमाए चाहे नहीं कमाए, उसका एक काम है कि वो घर जाके खाना बनाएगी, वो झाड़ू बर्तन करेगी। और अगर महिला मान लीजिए कि लड़का की तरफ बोलने लग जाती है, तो हम लोग ये डिसीजन ले लेते हैं कि वो क्या है, वो जाके बाहर घूमती है, 100 लड़कियों से बतियाती होगी, उसका कैरेक्टर खराब है, अगर वो कुछ भी कर रही है तो उसको उसमें जज कर लिया जाएगा। तो सोसाइटी हमारा ये सोच के पहले से मान के बैठा हुआ है कि एक महिला अगर घर से निकल रही है, चाहे नहीं निकल रही है, उसको काम करना पड़ेगा। अगर निकल रही है और लेट हो गया, 10 लोगों के साथ ग्रुप में 5 लड़का और 1 लड़की हो, तो वहां उसका मजाक उड़ना तय है। तो समाज हमारा एक प्री माइंडसेट बना चुका है और उसी पे हम लोग उस ढर्रे पर अभी तक चलते आ रहे हैं। तो प्रशांत ने हमें बताया कि किस तरीके से एक जो वर्किंग वुमेन होती है, उनको लेके सोसाइटी पहले से ही माइंडसेट तैयार कर लेती है। तो पंकज, आप हमें ये बताइए कि एक लड़की को लेके बाहर में लोग क्या सोचते हैं? मतलब जब भी एक लड़की को देखते हैं कि हाँ ये ऑफिस में आके बैठी, सपोज आप ऑफिस में हो और वहाँ एक लड़की आके बैठती है, तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आता है कि ये लड़की कैसी होगी? बहुत बहुत धन्यवाद वंदना। सबसे पहला बात यह है कि लड़कियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के हमारे समाज में एक परसेप्शन जो है कि लड़कियां सिर्फ खाने बनाने के लिए पैदा हुई है, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए पैदा हुई है। तो ये परसेप्शन कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। मैं बता दूं कि ये जो आपका जो सवाल है बहुत ही जेन्युइन सवाल है, वाजिब सवाल है। पहला जवाब ये है कि जो लड़कियों के लिए सोचा जाता है कि कोई लड़की ऑफिस ज्वाइन करती है, तो अगला इंसान जो कि उसका देखने का नज़रिया है, वो
ये सोचता है कि इसको किस बिहाफ पे इसको जॉब मिला होगा। क्या इसकी सुंदरता पे जॉब मिली होगी? क्या इसमें उतनी काबिलियत है, इस वजह से ये जॉब मिली होगी? तो पहला ये उसको लगता है कि उसकी जो अंदर काबिलियत है, उसको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। प्राथमिकता दी जाती है कि वो कितनी सुंदर है, उसकी फिगर कितनी है। ये भी बहुत मायने रखता है। वो अगला इंसान ये सोचता है कि नहीं, इसको सुंदरता की वजह से जॉब नहीं मिला है, ये थोड़ी अच्छी बोल लेती है, एक फ्रेंडली है और बॉस के साथ अच्छी तरह से बात कर लेती है, इस वजह से इसको जॉब मिला है, इसके अंदर काबिलियत नहीं है। पर काबिलियत होती है, काबिलियत को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है हमारे समाज में। फिर भी मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे गलत चीज़ सोचा जाता है। मैं बहुत सारे ऐसे घटना को मैंने देखा है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि कोई भी इंसान किसी के प्रति जो कि जॉब में जैसे कि प्रमोशन की बात आती है कि नहीं वो अच्छा काम कर रही है, उसको ऑफिस में प्रमोट किया जा रहा है, तो अगला इंसान ये सोचता है कि नहीं, इसको जो है कहीं ना कहीं प्रमोशन इसकी सुंदरता की वजह से मिली है, या फिर ये बॉस के साथ सो गई होगी, या फिर और भी कई तरह के अन्य बातें सोच लेती है। तो अंकित जी, अब आप ये बताइए कि ऑफिस और घर दोनों जगह किस तरीके की परेशानियां लड़कियों को झेलनी पड़ती है जो काम करती है उनको? देखिए, बात को शुरू करने से पहले पंकज की बात पे हम लोग आते हैं। पंकज ने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया और कुछ बताया कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हम लोग अपने मन से सोच लेते हैं कि ऐसा होता होगा, और कुछ लोगों के द्वारा बताया गया होगा, कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया गया होगा, इससे हम लोग सोच लेते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक महिला और एक लड़की अगर कहीं पे पहुंच रही है, तो उसके पीछे उसका अपना बहुत बड़ा एक आत्मबल है। वो ये कह देना, वो एक टीका टिप्पणी कर देना कि वो ऐसा करती होगी, वो बॉस के साथ उसका ऐसा नेचर होगा, या फिर वो दोस्तों के साथ, लड़कों के साथ ज़्यादा घुल मिल कर रहती होगी, ये कहना मेरे हिसाब से आप एक महिला जो पिछली कतार में अभी है, उसको और पीछे आप धकेल रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन बातों से आगे बढ़ के हम लोग को ये सोचना चाहिए कि महिला अगर कहीं है, कहीं पे वो स्टैंड कर रही है, तो उसके पीछे उसका एक अपना आत्मबल है। हो सकता है उसके फैमिली का सपोर्ट रहा हो सकता है उसका टीचर उसको सपोर्ट किया हो, दोस्त सपोर्ट किया हो, सब लोगों ने उसका सपोर्ट किया हो। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस समाज से हम लोग हैं, जहाँ पे एक पैट्रियार्की है, यहाँ पे एक सोच है कि अर्निंग हैंड है जो कि लड़कों का होना चाहिए, मर्दों का होना चाहिए। महिलाओं का काम है कि उनका हाथ बटाएं, उनका साथ दें, ताकि एक जीवन हम लोग को, जैसे शादी विवाह में मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि एक जब हल दिया जाता है तो उस वक्त कहा जाता है कि आप दोनों एक बैल के दो पहिए, मतलब गाड़ी के दो पहिए हैं, आप दोनों को एक बराबरी से चलना है ताकि वो रास्ता को आप लोग इजीली पार कर सकें और ये जीवन रूपी जो डगर है इसको पार कर सकें। तो उस मूल मंत्र को हमें समझना चाहिए। यहाँ पे उसको लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, हमें उसको एक बार समझिए कि लोग समझते हैं कि चलिए पति है तो वो कमा रहा है, पति है तो वो घर में पैसे ला रहा है, सामान जुटा रहा है, संसाधन ला रहा है, और महिला उसे जोड़ जोड़कर घर को चलाती है। जैसा कि प्रशांत ने शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था कि आप किस तरीके की महिला को प्रीफर करते हैं, ये आपका चॉइस है। हो सकता है महिला का भी कोई प्रेफरेंस हो, वो किस तरीके के इंसान को चाहती हो सकता है एक महिला हो जो कि कुछ ना पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, उसे चाहिए होगा कि वो जिंदगी में उसे आगे उस रास्ते को आगे में चलने के लिए एक ऐसे इंसान, सशक्त इंसान की जरूरत है जो कि पैसे भी कमाता हो और वो उसका साथ भी दे। इस तरीके के माइंडसेट को सोचने की जरूरत है, जो कि वो जो कहानी है जिसमें कहा गया है कि हमें दो पहिए की तरह हम लोग को जिंदगी काटना है। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि महिला अगर कुछ कर रही है तो उसका होने वाला पति या होने वाला दोस्त या होने वाला पिता जो भी है वो उसको सपोर्ट करे, इस तरीके से सपोर्ट करे कि वो महिला, देखिए कुछ चीज़ होता है कि जैसे जहाँ पे हम लोग को आंख बंद करके सपोर्ट करना चाहिए, जैसे राष्ट्रवाद की बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि आंख बंद के हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिला अगर कुछ कर रही हैं तो हमें उन्हें आंख बंद के सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए। हो सकता है कि वो उनका लिया हुआ रास्ता गलत हो सकता है कि वो मतलब अपना जो सोच है उस पर खरा नहीं उतर पा रही हो, लेकिन एटलीस्ट उसके दिल में ये सुकून होगा कि मैंने वो किया जो मैं चाहती थी, मुझे वो करने दिया गया जो मैं चाहती थी कि मैं समाज के लिए वो योगदान करूं। अगर महिला भी कमाती है, महिला भी अगर कहीं काम करती है तो एक समाज को सुदृढ़ करने में उसका भी एक अहम योगदान है। जैसे पुरुष कर रहे हैं, देश को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आप महिलाएं भी आगे बढ़ा रही हैं। हम भी खबर सुनाते हैं, आप भी खबर सुनाती हैं। हो सकता है कि आपके खबर से कुछ ज़्यादा लोग इम्प्रेस हों,
हो सकता है कि आपके खबर का इम्पैक्ट ज़्यादा हो, तो यहाँ पे आपका रोल हमसे ज़्यादा है और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा तो यही कहना हमको है। इसमें एक और बात बोलना है। हमको लगता है कि पुरुष का बढ़ना जो होता है, वो महिलाओं के बढ़ने से कम कठिन होता है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मीडिया में ही अगर हम लोग देख लें, सब लोग कहीं ना कहीं काम किए, अनुभव देखते होंगे, तो कितनी लड़कियां रिपोर्टिंग पर जाती हैं और कितने लड़के रिपोर्टिंग पे जाते हैं, ये आप सोचिएगा। एक चीज़ है, देखिए 2-3 चीज़ है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जितना भी रात के टाइम पे रिपोर्टिंग है, उसमें महिलाएं नहीं होती हैं। नहीं होती, उसके बहुत सारे रीजन हाँ, है, बहुत उसके सारे reason पॉलिटिकल हैं। रीजन हाँ, नहीं है, जाएंगे उसके उसमें हम लोग, हाँ, लेकिन बस नहीं मतलब जाते बहुत हम सारे लोग। रीजन है कि मतलब समाज उतना सही नहीं है, समाज उस नज़र से नहीं देखेगा। लड़कियां रात में अगर गेट खोल कर जाएंगी तो हो सकता है कि वार्डन हो या उसका मालिक हो, वो कहता हो कि लगता पता नहीं क्या कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है, तो वो एक मन में डाउट होता है। लड़कियां अपने आप को बचा के रखती हैं कि यार चलो मेरा कैरेक्टर इज एवरीथिंग फॉर गर्ल, मतलब इन दी सोसाइटी, और वो उसको मेंटेन करना चाहती हैं। लड़कों का क्या है कि साला पैसा आ जाएगा तो सब आ जाएगा, मतलब एक थ्योरी है उनका, अपने मन में है। माँ बाप बोलते हैं, लेकिन वो एक पॉइंट पे आकर के वो भी रुक जाते हैं। और लड़कियों के लिए वो चीज़, वो जो बाउंडेशन है, वो ताउम्र रहता है। और इसको मैं पर्सनली फील करता हूँ, और मुझे लगता है कि सब लोग ऐसा फील करते होंगे कि महिलाओं के साथ वो जो बाउंडेशन है उनके मरते दम तक होता है। वो मर जाती हैं उसके बाद तक भी होता है, उनके क्रियाकर्म में भी होता है, सब जगह होता है। उनके बाउंडेशन एक पहरे में ही रहती है, और वो जब पैदा होती है तब से पहरे में रहती है, और मरती है तब तक पहरे में रहती है। और इसको मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली, अगर हम चाहें कि आज के बाद ये कल समाज बदल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी लोग हैं, हमारे ऑफिस में 10 लोग हैं, हमारे जानने वाले 50 लोग हैं, उनके जानने वाले मतलब 1000 लोग हैं। 1000 लोग ये सोचेंगे कि यार थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल करना है, थोड़ा सा अपने आप को सहिष्णु करना है, हमें सोच में अपने आप को थोड़ा बदलाव करना है, तो ये चलेगा। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत टाइम लगेगा। आपने देखा होगा जितनी भी महिलाएं हों, चाहे पॉलिटिक्स में हों, चाहे कहीं भी हों, वो इतनी आसानी से नहीं आ गई हैं। या इवन उनके पिताजी बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे हों, फिर भी कहा जाता है कि ये लड़की है और खूबसूरत है, बाहर से पढ़ लिख के आई है, तो युवाओं का उनके प्रति आकर्षण है। बूढ़ा बुजुर्ग कह रहे हैं बेटी है, मतलब इस तरीके से सहानुभूति की बिहार बात के होती नेता है। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, हाँ। मीसा भारती नहीं है। मीसा भारती नहीं है, वही चीज़ कह रहे हैं कि इस चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा कि मतलब ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे धीरे-धीरे नॉर्मल हो रहा है। हर चीज़ जैसे लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नॉर्मल हो रहा है, और आने वाले दिनों में ये काफ़ी व्यापक बदलाव आएगा, और ऐसे-ऐसे ही चल के एक मतलब समाज है जो कि सुदृढ़ होगा। चाहे वो नौकरी में कर लीजिए, चाहे कहीं भी कर लीजिए। पे स्केल की बात कर लीजिए, पे स्केल की बात कर लिए, आप इंडियन क्रिकेट टीम के पुरुषों की फ़ी देख लीजिए, महिलाओं की फ़ी देख लीजिए, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। गूगल में भी है, मतलब मैंने कहीं रिपोर्ट पढ़ा था, पूरा याद नहीं है, कि बड़े-बड़े कंपनियों में और बड़े-बड़े देशों में भी ऐसा होता है कि जो हाँ, हाँ, पुरुषों से हमेशा कमतर। पहले के दौर में ऐसा था कि महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था, वो वोटिंग राइट्स नहीं थे उनके पास। तो ये सब चीज़ धीरे-धीरे बदला है, सती होता था हमारे यहाँ, वो धीरे-धीरे बदला है। और अभी अगर आप कंपेयर करेंगे ना, अगर 200 साल, 300 साल पहले से अभी के टाइम को, तो अगर कोई मान लो कि एक 200 साल पुराना इंसान अगर आज ज़िंदा हो, उन्हें पिंजड़े से निकाल के बैठा दिया जाए, इस समाज में देखें कि लड़कियाँ जीन्स पहनकर, लड़कियाँ गाड़ी चला कर के, लड़कियाँ मतलब बाहर जा रही हैं खुले बालों में और बिना दुपट्टे के सर को ढके हुए, तो वो हो सकता है कि वो इंसान पागल हो जाए। लेकिन ये परिवर्तन है, और ये परिवर्तन बहुत अचानक नहीं हुआ। एक परिवर्तन है जो ग्रेजुअल है, जो कि धीरे-धीरे होते जा रहा है, और ये समाज को धीरे-धीरे मतलब ये प्रोग्रेसिव भी हो रहे हैं हम लोग समाज, और इसी कारण समाज प्रोग्रेसिव हो रहा है कि हम जो 2 पहिया है ना, उसके बीच में इक्वलिटी लाते जा रहे हैं। और जिस दिन ये पूरे के तरीके से इक्वल हो जाएगा, उस दिन देखिएगा अपना रफ्तार बहुत तेज होगा। ये तो आपने कहा कि प्रोग्रेसिव हो रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैंने एक जगह रिपोर्ट में पढ़ा था कि 2014 में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी थाने में जाकर कि मेरे साथ यौन शोषण होता है, मेरे साथ लोग मुझे परेशान करते हैं, घर में प्रॉब्लम होता है। लेकिन 2014 के बाद सबसे ज़्यादा 2021 में महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसका 2 मतलब है। देखिए, जागरूकता भी आई है। पहले की महिलाएं अपने आप, वही तो बता रहा था मैं, कि अपना जो इज्जत है, अपना लाज है, उसको अपना गहना मानती थी लड़कियां, महिलाएं। वो उनके साथ अगर कुछ ऐसा हो गया, हरकत हो गया, तो वो शिकायत नहीं करती थी। इवन आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को अगर बढ़िया से पढ़िएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि इवन मदर फादर को भी नहीं बताई हैं लड़कियों ने। क्यों नहीं बताती हैं? कहती है कि वो बात उनके पास छुप जाए। एक बहुत बड़ा रेप कांड हुआ था, आपको अगर मोइनुद्दीन चिश्ती वाला, तो दरगाह वाला,
तो वो केस बहुत लंबा चला, 8-10 साल चला, और एक दौर ऐसा आया कि वहाँ पे लड़कियों की शादी नहीं होने लगी, क्योंकि लोग के मन में ये भ्रम हो गया कि क्या पता इसके साथ भी गलत हुआ हो, और बहुत सारे लड़कियों ने केस दर्ज करवाया, लेकिन आखिर जाते-जाते चुनिंदा लड़कियां बची। तो पॉइंट ये है कि ये जागरूकता की बात है कि 2014 में लोग कम जागरूक थे, अभी डिजिटल दौर हुआ है। जिस तरीके से दिल्ली में बैठी एक महिला, एक सोशल एक्टिविस्ट किसी बात को बोलती हैं, और गाँव में बैठी, सुदूर गाँव में बैठी महिला उसको अपने जीवन में अपना लेती हैं, और जो भी उनके साथ गलत हो रहा है उनके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक चेंज है, और लेकिन हमें ये इसे जो भी अप्रिशिएट चेंज करना है चाहिए। ये बात कहीं न कहीं ऊपरी है, ठीक है? अगर आप एक लड़की से जाके पूछते हैं, तो उसको फैमिली से आज भी ये प्रेशर मिलता है कि तुम कितना भी कमा लो, तुमको घर के काम करने हैं, तुमको घर के काम आने चाहिए। यहाँ तक कि उनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि तुम ज़्यादा कमाने लगोगे तो तुम्हारे डिमांड्स बढ़ जाएँगे। तुमको जो मैं लड़का पसंद करके दूँगा, या फिर जो तुम भी लड़का पसंद करोगी, वो भी तुम चाहोगे कि तुम कुछ काम नहीं करो। तो कोई लड़का भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहेगा कि तुम कोई काम नहीं करो। तो ऐसे भी होते हैं। देखिए, वही पॉइंट है, वही सारी बातें हैं कि हमें क्या है, हम एज ए सोसाइटी, हम भी सोसाइटी के इंग्रेडिएंट हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं वही समाज चाहता है। हम जैसे बहुत सारे लोगों से मिलकर एक समाज बना है, और हम जो चाहते हैं समाज का अगला धड़ा चाहता है, और यही पूरा समाज चाह जाता है। मतलब हम एक सामूहिक रूप से बात करें तो क्या आप चेंज ला सकते हैं? गांधी जी ने कहा था कि जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो परिवर्तन आप खुद से करिए। तो आप उस परिवर्तन के सारथी बनना चाहते हैं? अगर आप उसके सारथी बनना चाहते हैं तो आप पायोनियर कह जाइएगा, लाइट बियरर कहलाइएगा। तो आप इसकी बात की शुरुआत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो सोचती हैं वो रिफ्लेक्ट करता है समाज पे, आपके नज़रिया कि आपको समाज के देखने का आपका नज़रिया क्या है। अगर मैं सोचने लगूँ कि जो वंदना है वो खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े, 24 घंटा काम करें, तो मुझे तकलीफ नहीं होगी कि मेरी बीवी अगर रात के 2 बजे घर पे काम करके आए, तो मुझे ये तकलीफ नहीं होगी। लेकिन वहीं अनुराग चाहेगा कि नहीं, लड़की है तो 5 बजे घर में आ जाए, और कुछ मतलब ना किसी से बोले, ना किसी से कुछ कहे, और चुपचाप घर चले आए। तो उसको वंदना का 2 बजे रात में लौटना खटक जाएगा। लेकिन मेरा वो नहीं खटकेगा, मुझे लगेगा कि लड़की ने बहुत मेहनत किया है और ज़रूर एक दिन नाम रोशन करेगी। तो हमारा ये सोच है जो कि धीरे-धीरे बदलेगा, और ये मतलब एक जो हम कहते हैं ना, एक सोच जो पैट्रियार्की है हमारे सोसाइटी में, हम जो सोचते हैं, हमारे माता-पिता जो सोचते हैं, हमारा एक पूरा समाज सोचता है, वो धीरे-धीरे बदलेगा। उसको हम चाहें कि अचानक से इस एपिसोड के बाद या 10 दिन के अंतराल के बाद ये 1 मिलियन व्यू चला जाए, उसके बाद बदल जाएगा। तो ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, बहुत जल्दबाज़ी होगी। हम लोग को थोड़ा-सा सब्र करना होगा। तो जैसा कि अंकित ने कहा कि हमें सब्र करना होगा, धीरे-धीरे बदलाव होगा। तो आप ये बताइए कि लोगों को, मतलब एक लड़की को जो ऑफ़िस जाती है, उसको फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है? मुझे लगता है कि वक्त के साथ, जैसा कि अंकित मैंने एक उदाहरण दिया था, अगर आप 2 साल पहले के आदमी को अगर इस वक्त लाया जाए तो वो पागल हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि वक्त के साथ बदलाव हुआ है। जैसे लड़कियों का अगर आप देखें, बिहार सरकार में तो आरक्षण मिला है। अब देखिएगा कि आप गांधी मैदान चले जाइए या अलग अलग जिलों के अगर आप मैदान में चले जाइए, तो लड़कियां दौड़ रही हैं, वो सामने आ रही हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि हम बेटी को पढ़ाएंगे तो हमारी बेटी को जॉब मिलेगा। लेकिन ये फिर यहाँ डिफ्रेंसिएशन है। एक हो गया गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पे गार्जियंस चाहते हैं कि उनकी बच्चियां जाके नौकरी करें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में जाने से वो मना करते हैं। उसके पीछे वजह है। वजह ये है कि मान लीजिए किसी जिला में अगर छोटी-मोटी कहीं पे प्राइवेट जॉब है, वो करने जाते हैं, तो अब गाँव में ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं अगर कोई लड़की है, तो सबसे बड़ा उनका एक होता है फेक, कह सकते हैं ना, कि वो रिस्पेक्ट वाला मसला, कि अब कोई लड़की है, वो जाके अगर अब प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है, अगर आप जाइएगा आपको बॉस से आई कॉन्टैक्ट करके बात करना पड़ेगा, स्माइल करना पड़ेगा। और गाँव में अभी भी ये माइंडसेट है कि अगर कोई लड़की किसी से हँस के बात करे, कहा भी जाता है ना कि जो हँसी वो फँसी, एक बिहारी माइंडसेट है। गाना भी होता है कि हाँ। जो तुम हँस-हँस के बात करते हो, यही हाँ। बात जमाने को को बुरी बुरी लगती लगती है। हाँ, तो वही है कि अगर हँसी तो फँसी। अब अगर कोई लड़की प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में है, तो वो ऑब्वियसली ये पर्सनैलिटी का ये तरीका है कि आप आई कॉन्टैक्ट करके बात करेंगे, स्माइल करेंगे। अगर ये गाँव वाला कोई देख लिया तो उस घर में शिकायत करेगा कि फलाँ की जो बहू है, वो मतलब वो कैरेक्टर उसका बढ़िया नहीं है। तो ये चीज़ है, और इसी लड़का उसके बाद क्या होता है, जो उसका पति है वो ग्रुप में बैठेगा, फिर उसका मज़ा लिया जाएगा कि भई तुम्हारी पत्नी ऐसे है, इससे फलाँ-फलाँ से बात करती है। तो इस सब की वजह से क्या होता है, मुझे जहाँ लगता है कि गाँव में बहू हो या बेटी हो, उसको जॉब करने से कहीं न कहीं रोका जाता है। हालाँकि वक़्त के साथ बदलाव हो रहा है। तो शांभवी, आप ये बताइए कि कितनी लड़कियों को कितनी परेशानी होती है जब वो जॉब के लिए बाहर निकलती हैं, ऑफ़िस में, घर पे, और कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि वो परेशानियों से थक हार कर ये बोलती है कि नहीं, अब मेरे को जॉब नहीं करनी?
हम लोग का जो टॉपिक है वो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि महिलाओं जो वर्किंग वुमेन हैं उन लोगों को किस तरीके से प्रॉब्लम होता है सोसाइटी, फैमिली और वर्क प्लेस पे। हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस आउट कर रहे हैं। सभी लोग बात कर रहे हैं कि कैसे चेंज आ रहा है और बदलाव आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो अभी जैसे पहले के लोगों को ये चीज़ लगे कि बहुत बड़ा बदलाव आया, पर जो अभी की लड़कियां हैं उनके लिए ये फिर भी टॉक्सिक है, उनके लिए फिर भी ये झमेला जैसा लगता है कि उनको क्यों इतना एडजस्ट करना पड़े। एक रिपोर्ट था जहाँ पे सर्वे किया गया था जिसमें 6000 महिलाओं के ऊपर सर्वे हुआ और उसमें से 49% सॉरी डेटा गलत है, 79% जो लड़कियां थी उन्होंने बोला कि उनके साथ वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, जिसमें से सिर्फ रिपोर्ट 39% ने किया। अब इसका 2 रीज़न होता है, एक तो ये कि सोशल स्टिग्मा है, अगर वो बता देंगी तो उनको हमेशा वो फेस करना पड़ेगा। दूसरा ये कि फैमिली वाले बोलेंगे कि जॉब मत करो, छोड़ दो फिर, तो इस वजह से भी वो अपना प्रॉब्लम्स बता नहीं पाती है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और दूसरा चीज़ ये है कि बहुत जगह पे जॉब से निकाल दिया जाता है। पटना का ही एक केस था, दूरदर्शन में जो मैंने पढ़ा था कि एक लड़की थी, उसके सीनियर ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और जब जाके कंप्लेन करी गई तो वहाँ पे बोल दिया गया कि आपको दूसरे डिपार्टमेंट में हम शिफ्ट कर देंगे। उन्होंने एफआईआर करवाया और क्योंकि वहाँ की पहुँच ज़्यादा थी तो वो एफआईआर बाद में पता चला कि लॉज ही नहीं हुई कंप्लेन। एयर इंडिया का भी ऐसा ही एक एयरपोर्ट का हादसा था जहाँ पे लड़की को बोला गया, उसके एजीएम ने कहा कि आप एक काम करिए 15 दिन का ब्रेक लीजिए और उस ब्रेक के बाद आप आइए, आपको दूसरे डिपार्टमेंट में हम देंगे और सारी कार्रवाई करेंगे। जब वो 15 दिन के बाद गई तो वहाँ पे एंट्री ही नहीं मिली। बोला गया कि आप नहीं आ सकते हैं अंदर क्योंकि आपने सीनियर ऑफिशियल के ऊपर चार्जेस लगाया है। बाद में ये पता चला कि वो चार्जेस सही भी है। वो जो सीनियर हैं वो वहाँ पे अभी भी काम कर रहे हैं, वो लड़की जॉबलेस हो गई है। इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं। अभी जो मी टू मूवमेंट हुआ पूरा का पूरा जो ये बात बता रही हैं उसका एक बहुत बड़ा एक व्यापक तौर पे एक बात है कि मतलब इन्होंने जो कहा 2-3 केसेस के मामले के माध्यम से समझाया, वो पूरा का पूरा केस देखिए। क्या जितने लोगों पर मी टू लगा, क्या वो लोग अभी सलाखों के पीछे हैं? क्या उन पे कोई मीडिया ट्रायल हुई उसके बाद? मूवमेंट खत्म हुआ उसके बाद? नहीं हुआ। तो क्या मतलब हम लोग यहाँ पे सोचना बंद कर दें? क्या है कि केंद्रीय लेवल के मंत्री तक पे आरोप लगा। हाँ, एमजे अकबर हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पे लगा, बहुत बड़े सीनियर स्टार्स पे लगा, पत्रकारों पे लगा, विनोद दुआ साहब पे लगा जो मरहूम हो चुके हैं, अब रहे नहीं हमारे साथ, लेकिन उन पे भी लगा। तो एक यही चीज कह रहे हैं कि एक व्यापक है, मतलब व्यापक तौर पे ये फैला हुआ है और ये मतलब समझिए कि हर दूसरे ऑफिस की कहानी है। ये ऐसा हर दूसरे ऑफिस की कहानी है जहां कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है और महिलाएं उसको रिपोर्ट नहीं कर रही हैं ताकि उनका जॉब सुरक्षित रहे। और जहां तक बात है सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी में भी मुझे लगता है ऐसा होता है। सरकारी नौकरी में कई पुलिस वालों ने एक बार एक कई कांस्टेबल को दरोगा जी ने वो किया था, एग्जैक्ट याद नहीं है वो, एक दरोगा जज जी थे उसमें वो उनको महिला कांस्टेबल को उन्होंने छेड़ दिया था। कई दरोगा का ऑडियो वायरल होता है, कई एसपी के ऑडियो वायरल होते हैं। तो मतलब हम लोग को ये समझना चाहिए कि जहां भी एक चीज है, मतलब सिफारिश करने के बदले उन्हें आपको सेक्सुअली हरास करना है, ये एक मापक है। मतलब अगर लड़का है, अगर मुझे सिफारिश की जरूरत है कहीं सरकारी, तो मुझे पैसे देने हैं, और अगर कोई लड़की है तो उसको सिफारिश करवाना है तो उसे उनके साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोग को समझने की जरूरत है कि मापक क्या है, कि आपको आपके सिफारिश का मापक क्या है, लड़कों के सिफारिश का मापक क्या है, और इसको लेकर लोग कितने मुखर हैं, लोग कितना बोल रहे हैं। क्या एक मूवमेंट, मी टू मूवमेंट को खत्म हो जाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं हो जाना चाहिए था। लोग बोल रहे थे कि तुमको उस वक्त क्यों नहीं याद आया, 9 साल पहले तुम्हारे साथ हैरेसमेंट हुआ, तुम उस वक्त क्यों नहीं किए? अरे 9 साल पहले महिलाएं बहुत दबाई हुई थी, वो बोल नहीं हमको इस सकती। एंगल की थोड़ा दिक्कत है। मतलब ये बात आप ठीक कह रहे हैं, बेशक कि मीटू मूवमेंट था, कई लड़कियों ने आरोप लगाया और हो सकता है कि ज्यादातर केसेस सही भी हो, लेकिन ऐसा भी केस था जो प्रूफ हुआ सोशल मीडिया पर और इन कोर्ट ऑल्सो कि लड़कियों ने जानबूझकर किसी को बदनाम करने के लिए भी किया था। ये सब भी हमको लगता है एक चीज एक्सेप्शंस आर नॉट द एग्जांपल। हाँ ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे एक्सेप्शन है, तो हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने दहेज पर बहुत कड़ी टिप्पणी की थी, 2-3 साल पहले की बात है, ये एग्जैक्ट हमको नहीं याद है। सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये था कि एक मतलब मानिए कि 500 केसेस आए थे, जिसमें से 70% के आसपास दहेज का केस था, वो झूठा लगाया गया था लड़का को फंसाने के लिए। एक और चीज बता दूं, इसको मतलब ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी ये दहेज प्रथा वाले केस हैं
उसमें से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मेजर जो पार्ट है वो गांव की महिलाओं का है। वो महिलाएं जिनको घर से मतलब किसी से लड़ाई हुआ, किसी बात पे बहस हुई और उन्होंने केस किया, और अमूमन गांव की महिलाएं अभी भी दहेज डाल देती हैं। थाने में केस करने जाती हैं। अगर पति पे केस करती हैं तो वो दहेज का केस कर देती हैं। तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं वर्किंग वुमेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये रेशियो है जो बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे महिलाएं जाती हैं और अपने अधिकार की मांग करती हैं, कहती हैं कि भाई हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमें अपना हिस्सा दिया जाए, मुझे जीवन यापन के लिए कुछ पैसे दिए जाए। तो यहाँ पे एक वर्किंग वुमेन का क्लास अलग है जिसको हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। जो गाँव की महिलाएं हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो अनपढ़ हैं, उनका बात अलग है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं कहीं बहुत सारे केसेस ऐसे आए जो, जैसे अमेठी में आया, जैसे कि आपका लखनऊ में आया, ये सब फॉल्स केस थे, इसको मैं मानता हूं, लेकिन एक्सेप्शंस आर नॉट द एग्जांपल। शांभवी आप अपना उसके अलावा जो फैमिली प्रेशर रहता है, जब हम उसकी बात करते हैं, तो ये बिल्कुल सच है कि हमेशा जब कोई लड़की जॉब कर रही होती है तो बोला जाता है कि हम लोग इतने मॉडर्न हैं कि तुमको काम करने के लिए अलाउ किया। तो वो लेवरेज है, वो लेवरेज लड़कों के साथ नहीं होता है। नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन लड़कियों के साथ ये लेवरेज होता है। और ये कहने के बाद कहा जाता है कि हम लोग इतने मॉडर्न हैं, हम इतने, ये जो सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी अभी है, लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं मॉडर्न वो नहीं है। और स्पेशली वो लोग जो कि अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे सोच रहे हैं कि हमें ऐसे रहना पसंद है, हमें ऐसे खाना पसंद है, हमें लड़के दोस्तों के साथ बात करनी, क्योंकि वो हमारे हिसाब से नॉर्मल है, लेकिन वही सोसाइटी के हिसाब से गलत होगा। अब हमारे ऑफिस में भी या फिर किसी भी ऑफिस में अगर कोई लड़की किसी के साथ ज्यादा फ्रेंडली होकर बात करे, ज्यादा फ्रेंडली मतलब मैं फिर से कह रही हूँ लोगों के हिसाब से, उसके लिए वो नॉर्मल बिहेवियर हो सकता है, लेकिन लोगों के लिए वो शायद गलत होगा। इलाके में अगर आप देखेंगे तो 4 लड़के बैठ के वहां पे बात कर सकते हैं, पर 4 लड़कियां या फिर एक लड़की अगर वहां पे है तो वो गलत ही धारणा से देखा जाएगा। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं हो, अपना कुछ काम करे या फिर वहां पे कुछ लेने गई हो या जो भी बात है। लेकिन ये और जब हम लोग वर्किंग वुमेन की बात करते हैं तो वही चीज सेम होता है। जैसे ऑफिस में मैं वहां जहाँ पे पहले काम करती थी, वहां पे अगर लड़के नीचे आए हैं, ब्रेक में बातचीत कर रहे हैं, वहीं अगर लड़कियां आई हैं तो वो एकदम नॉर्मल बिहेवियर था। जबकि वो चीज़ बिहार में बहुत ज़्यादा अभी पीछे हैं हम लोग उसमें। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वो लोग आके इधर ऐसे चिल कर रहे हैं या फिर बैठे हैं किसी कैफ़े में जा रहे हैं। कितना भी कैफ़े खुल गया है, लेकिन अभी भी कैफ़े कल्चर में लड़कियों को 2-4 लड़के दोस्तों के साथ बैठने का मतलब यही है कि वो गलत ही होगी। अभी रिपोर्टिंग की जब बात कर रहे थे, तो रिपोर्टिंग में मुझे लगता है कि इसलिए भी नहीं ये बहुत बड़ा रीज़न अंकित ने भी बोला कि वार्डन या फिर जिसके साथ भी वो लोग रहते हैं सोचेंगे गलत ही कर रही है, पर क्या पता उसको सच में जाने का मन होगा। अब ऑफिस वाले तो ये सोचेंगे कि ऑफिस वाले भी ये सोचते कि जिम्मेदारी है, क्यों लेके जाएं, गलत हो गया कुछ तो फिर हम लोगों को दिक्कत होगी। लेकिन दूसरा चीज़ ये भी है कि कई लोग ये भी सोचते कि वो आना ही नहीं चाहते, लड़की है तो छोड़ दो, क्या पता उसको आने का मन होगा, उसको वो अपॉर्चुनिटी लेनी होगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी सोसाइटी और वर्क प्लेस और खासकर फैमिली वालों की वजह से दब जाता है। हमें भी कितनी बार कहा जाता है कि तुम कितना भी कुछ कर लो पर लड़की हो बाय द एंड ऑफ इट तो इस तरीके से बिहेव करना है, खाना आके बनाना ही है। अगर अनमैरिड है तो आई हो तो खाना नहीं बनाई हो तो सर्व करना पड़ेगा तुमको। पर हो सकता है कि जो लड़के हैं उस घर में वो लेट आए, मतलब मेरे से पहले आए होंगे या फिर उन लड़कियों से पहले आए होंगे, पर उनको नहीं कहा जाता है, वो थक गए हैं, उनका आराम करने का भी समय है। पर लड़कियों के साथ वो नहीं होता है। इंदिरा नूई को सभी लोग जानते हैं, उनका एक इंटरव्यू था, बहुत वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने एक कहानी बताई थी कि वो आई थी और उनको बताना था अपनी मम्मी को, एक बिग न्यूज़ देना था कि मैं अब सीईओ बन गई हूँ, बहुत खुश होके आई। तो मम्मी ने बोला कि किधर हो तुम, जल्दी घर पे आओ, ऑल दैट वो उन्होंने पूरे इंटरव्यू में बताया। तो बोली कि तुम दूध लेके आओ, दूध का पैकेट खरीद के लेके आओ। और कार पार्क करके देखा तो नीचे हस्बैंड थे उनके और वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो पहले आ गया था तो इसको बोल देती, वो ले आता। तो बोली नहीं, वो थक गया होगा ना। तो फिर बोली कि पर मुझे आपको कुछ बहुत बड़ा न्यूज़ बताना है। तो उन्होंने बोला कि तुम सीईओ होगी, तुम जो भी होगी, तुम कहीं पे भी टॉप लेवल पे होगी, अपना जो क्राउन है वो गराज में छोड़ के आओ, क्योंकि वो क्राउन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं। यहाँ पे तुम एक माँ हो, एक बेटी हो और एक बीवी हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो वो क्राउन आज तक दिखा ही नहीं कि मैं वो क्राउन लेके घूमती हूँ, पर लोगों को लगता है क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, मैं इतने लोगों को हैंडल कर रही हूँ, तो शायद मेरे अंदर बहुत ईगो होगा, बट मुझे तो सिर्फ एक न्यूज़ बतानी थी उनको। तो यही है यहाँ का अभी सिचुएशन। तो सबने तो सब बता दिया, लेकिन आप ये बताओ कि जिस तरीके से भारत में कहा जाता है कि बेटी पढ़ेगी, बेटी बढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा, लेकिन बेटी को बढ़ने ही नहीं दिया जाता। वो घर वाले भी ये बोल के उसको बाहर जाने देते हैं कि सुनो तुम ऑफिस जा रही हो लेकिन ध्यान रखना।
कि तुम एक लड़की हो, तुमको अपना मर्यादा नहीं पार करना है। यानी कि तुम ऑफिस जा रही हो तो वहाँ पे भी तुमको उस मर्यादे में रह के काम करना है। अगर वो ऑफिस जाती है तो वहाँ भी उसको सारे मर्यादे को देख के ही काम करना होता है कि हाँ ये लड़का है, ये बॉस है, तो सबके सामने या फिर ऐसे भी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक लड़का आके बॉस से फ्रेंडली होता है तो इट्स फाइन फॉर एवरीवन, लेकिन अगर एक लड़की जाके हंसती है या किसी से भी बात करती है तो सबको ये लगता है कि हाँ सेट होगी। ऐसा कहना होता है सबका। तो ये सब चीज़ तो है, तो ऐसे इन सब चीज़ों की वजह से लड़की आगे नहीं बढ़ पाती। बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली इतना टॉर्चर करता है या फिर उसको प्रेशर कर देता है कि तुम बाहर जा रही हो जाओ, लेकिन तुमको शादी करना है। तुम बाहर जा रही हो जाओ, लेकिन आके तुमको घर के काम करने हैं। तुमको ऑफिस के प्रेशर और घर के प्रेशर की वजह से वो लास्ट में जॉब छोड़ देती है या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या लॉज बनाए गए हैं? कानून के सवाल पर जाएं उससे पहले एक छोटी सी कहानी, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, दो कहानियां हैं एक्चुअली जो मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। सबसे पहली कहानी है जो वर्क प्लेस वाली बात की जाती है। मेडिकल हमारी जो व्यवस्था है उसमें एक बहुत बड़ा रोल आशा वर्कर्स प्ले करती हैं। तो उत्तर प्रदेश के एक जिले में, नाम नहीं लूंगा या कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बड़ी खबर हुई थी आज से 4-5 साल पहले। उस पर हुआ क्या था कि एक आशा वर्कर जाती है और सीडीपीओ एक होता है पद, तो वो, हाँ, तो उसमें एक मेल कोई थे उस वक्त पे वहां पे, तो उनसे जाकर के वो स्टाम्प पैड मांगती है, स्टाम्प पैड ताकि लगाने के लिए। तो वो 3 बार उसे टीज करते हुए कहते हैं कि पैड चाहिए आपको, मतलब सैनिटरी पैड उनका एक तरीके से था, और उसका केस बना था और उसने मतलब बड़ा परेशान हुई, और उसके घर पर जब उसने जाकर के बताया तो लोगों ने उसकी जॉब छुड़वा दी, और उसके बाद फिर बड़ा बवाल बना और फिर बाद में केस वगैरह बना था। एक कहानी ये है कि वर्क प्लेस पर किस तरीके से, कि मतलब वो स्टाम्प पैड मांग रही है और उसके बाद पैड कह के टीज करते हुए सैनिटरी पैड की तरफ जा रहे हैं वो लोग, इस तरीके से चढ़ा रहे हैं। और एक और कहानी है जो इज्जत की बात हम लोग कर रहे थे। दरअसल में हिंदुस्तान में या दुनिया भर में महिलाओं को शरीर के 2-3 अंगों से उसकी इज्जत को जोड़ दिया गया है। एक पुणे में सीरियल किलिंग का केस हुआ था, 1990s के टाइम का है। पहला ऐसा सीरियल किलिंग था जिसके बाद 4 लोगों को फांसी भी हुई थी। उसमें हुआ क्या था कि वो क्या करते थे, घर की जो एक औरत या लड़की होती थी, सारे लोगों को मारते थे और उसके बाद लूटने की जानकारी लेने के लिए वो उस औरत या उस लड़की को न्यूड करके वहां पर खड़ा कर देते थे और उससे डिटेल पूछते थे और चुपचाप लूटते थे। वो लड़की वहां खड़ी रहती थी। 4 केसेस ऐसे आए थे। क्यों? क्योंकि वो अगर बाहर जाएगी, मरना उसको भी है, उसको भी पता है कि मैं मार दी जाऊंगी, मेरे परिवार के 8 लोगों को मार दिया जा चुका है, घर पूरा लुट चुका है, मुझे भी मारा जाना है। लेकिन वो उतनी देर सिर्फ न्यूड इसलिए खड़ी रहती है और सिर्फ इसलिए डिटेल बताती रहती है क्योंकि बाहर जाएगी तो इज्जत, उसकी इज्जत पे सवाल आ जाएगी। ऐसी लड़कियां मरी थी पुणे में, अगर आप लोग केस पढ़ेंगे, उसके बाद जब पकड़े गए तो फांसी हुई थी। तो सोसाइटी में हमारे इतना अंदर तक भर दिया गया है ये जहर कि आपकी इज्जत तो 3 चीजों से शरीर की जुड़ गई है कि आप अपनी जान बचाने के लिए अपनी मतलब बाहर नहीं जा सकते न्यूड। लड़का होगा तो जाएगा, इस तरीके से होता है। खैर, कानून पे आते हैं। कानून का है कि मैं पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि 70% महिलाएं आज ऐसी हैं हिंदुस्तान में जिनके साथ केसेस होते हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन 70% मामले कभी दर्ज नहीं होते हैं, शिकायत नहीं होती है। एक केस आया था 1992 में, भंवरी देवी केस एक था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक थे और मंत्री थे, दोनों के ऊपर केस हुआ था। भंवरी देवी एक अस्पताल में काम करने वाली सफाई कर्मचारी थी। उसके साथ क्या होता है कि उसे नाचती वाचती थी, वो थोड़ा डांस वगैरह उसको लेकर के इंटरेस्ट था, सिनेमा में इंटरेस्ट था, राजस्थान का मामला है। तो उसके साथ क्या हुआ था कि वो बाहर भी जाती थी और अपना करके काम भी करती थी। फिर शिकायत बनी उसके ऊपर कि इसको नौकरी से निकाल दिया जाए। फिर नौकरी से निकाला जाता है तो वहाँ के लोकल विधायक होते हैं, उनसे जाकर के मिलती है कि साहब हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्या, हमको नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर वो मंत्री से बात करते हैं उस विभाग के, उसे नौकरी पर दोबारा रख लिया जाता है। कुछ साल के बाद एक सेक्स टेप आता है, वो ब्लैकमेल करती है उन लोगों को, ठीक है, वो महिला ब्लैकमेल करती है उन दोनों लोगों को एक तरीके से, और उसके बाद केस बनता है। फिर उसको डील की जाती है और उस महिला का मर्डर हो जाता है। फिर उसके बाद ये मतलब पहला केस था जो आइडेंटिफिकली, अगर हम बात करें, दफ्तर में यौन उत्पीड़न, मतलब एक केस बनाया गया ऐसा कि उस महिला को नौकरी देने की एवज में इन सरकारी लोगों ने, मंत्री और विधायक ने उसके साथ इस तरीके का कांड किया। फिर 1992 में पहली बार मतलब उनका मर्डर हुआ था भंवरी देवी का। 1997 में एक विशाखा नाम की संस्था बनती है। फिर विशाखा जजमेंट आता है 1997 से 2013 तक, 2013 तक ये इस तरीके से उसी के आधार पर फैसले सुनाए जाते हैं। उसमें बना ये कानून कि दफ्तर में अगर यौन उत्पीड़न हो रहा है तो उसके लिए दफ्तर में जिस भी दफ्तर में 10 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहां पर एक कमेटी ऐसी होगी जो महिलाओं की शिकायतें सुनेगी और उस पर कार्यवाही करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 साल की जेल उस कमेटी वाले को भी होगी, जो कमेटी है। अगर महिला जाकर के बाहर थाने में शिकायत कर रही है, और तब केस हो, कमेटी और बॉस दोनों को केस होगा। इसके अलावा बिहार में अगर हम बात करें तो कल मुझे आया था कि पीरियड्स को लेकर के पता करिएगा आप क्या कुछ हिंदुस्तान में छुट्टी। तो लालू यादव की सरकार थी, 1991 की बात है। नवंबर में एक अराजपत्रित कर्मचारी संगठन था, उसने समान वेतन के लिए मोर्चा किया था। उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी, कुछ प्रोफेसर थी, जिनमें से एक नाम भारती एस कुमार का नाम शामिल है, जिन्होंने बिहार में पहली बार पीरियड्स के लिए 2 दिन की छुट्टी ली थी आधिकारिक रूप से। वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। 1991 में बिहार में यह कानून
कानून आया था इसको लेकर के, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तब हामी इस बात पर भरी थी चर्चा के दौरान कि 3 दिन की डिमांड थी, 2 दिन के लिए लालू यादव ने कहा था कि आप लोगों को छुट्टी मिल सकती है, अगर पीरियड है तो आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है। हिंदुस्तान में अगर बात करें तो अरुणाचल में एक सांसद थी निगांग एरिंग, उन्होंने मेंसुरेशन बेनिफिशियरी 2017 बिल एक करके लोकसभा में डाला था और उसके बाद सवाल भी पूछा था जो महिला बाल और बाल विकास मंत्रालय है उससे कि क्या हिंदुस्तान की सरकार इसको लेकर के कुछ कानून सोच रही है कि महिलाओं को जिस तरीके से प्रेगनेंसी वाली जो छुट्टियां मिल रही है उसी तरीके से क्या इसको जो पीरियड का टाइम है उस दौरान भी छुट्टी मिलेगी। हालांकि अभी तक सरकार ने नहीं साफ किया इस पर, कहा है कि इस पर कोई कानून नहीं है। ये 2 चीजें हो गई कि बिहार में है अगर आप लेना चाहे तो 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है। समान वेतन का अधिकार हमें लगता है सभी लोगों को पता है, वर्क प्लेस बिल 2012 एक आया था जिसके आधार पर यह था कि समान वेतन सभी लोग ले सकते हैं, उसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं की सकते। अमेरिका जैसे हम देश जिनकी बात करते हैं कि वो बहुत विकसित हैं, बहुत लंबे वक्त तक वहां पर महिलाओं को पुरुषों से कम ही सैलरी दी गई है। बाद में अभी 20-25 साल पहले की बात है कि चीजें बराबर हुई। मातृत्व संबंधी अधिकार, मातृत्व लाभ संबंधी अधिकार आप लोगों को पता ही होंगे कि प्रसव के जो पहले 8 हफ्ते होते हैं उस दरमियान आपको 8 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी, इस प्रसव के बाद 18 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी, टोटल 26 हफ्ते की छुट्टी मिली है। इसके अलावा अगर किसी दफ्तर में 50 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो वहां पर एक ऑफिस को शिशु गृह, क्रेच जिसको कहते हैं, वो बनवाना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तब भी 1 साल की जेल है उस दफ्तर के मालिक के ऊपर। नाइट शिफ्ट के लिए जो नाइट शिफ्ट की लगातार हम बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें एक मतलब कोड कंडक्ट बना हुआ है जिसमें कि अगर नाइट शिफ्ट में महिला को काम करना है तो उस महिला की रजामंदी जरूरी है। नॉर्मली बॉस आदेश नहीं दे सकता है कि आप आइए और काम करिए, अगर महिला राजी होती है तभी वो होगा। इसके अलावा फैक्ट्री अधिनियम, चूंकि हिंदुस्तान में हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो नहीं देखते हैं, लेकिन छोटे छोटे इलाकों में अगरबत्ती की फैक्ट्रीज होती है, छोटी छोटी जो कल कारखाने होते हैं उनको फैक्ट्री कोड उनके लिए बनाया गया, खास करके महिलाओं के लिए। उनमें है 1 हफ्ते में वो 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकती, उनसे नहीं करवाया जा सकता है। सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में ही उनसे काम करवाया जा सकता है और लगातार 5 घंटे से ज्यादा उनसे काम नहीं करवाया जा सकता है, ये है। और इसके अलावा एक और चीज आती है, बहुत कम नोटिस की जाने वाली चीज, साड़ी की दुकानों पे हम जाते हैं तो हमें महिलाएं हमेशा खड़ी मिलती हैं और उनको अधिकार, मतलब पहले नहीं था कि वो लोग बैठ सकती हैं, इस बात का अधिकार नहीं था उनके पास। 0 FIR। फिर उसके बाद एक चीज बात आती है और 2018 में आखिरकार महिलाओं को साड़ी की दुकान पर 20 मिनट का रेस्ट मिलने की जो है वो हिंदुस्तान में बाकायदा कानून बना। तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि हिंदुस्तान की जो साड़ी की दुकान है वहां 12 घंटे नौकरी करती है महिलाएं और उनके पास बैठने का मौलिक अधिकार नहीं है, जो किसी को बड़ा मतलब अचंभा करता है। लेकिन ये सच में विस्मय वाला चीज है कि हिंदुस्तान में ऐसा, इस चीज को रिकॉग्नाइज तक नहीं किया गया, जबकि एक बहुत बड़ी आबादी इन दुकानों से जाकर के घरेलू महिलाएं पैसा कमाती हैं, जाकर के 4-6-8 घंटे अपनी ड्यूटी करती है, लेकिन उनके पास बैठने का अधिकार नहीं हुआ करता था कि वो 12 घंटे खड़ी रहेंगी, वो 12 घंटे खड़े रहकर काम करेंगे। हालांकि 18 में केरल का एक मामला हाईलाइट होता है, उसके बाद होता है कि उनको बैठने का अधिकार मिला हुआ है। ये कुछ कानून है जिन चीजों को लेकर के हम बात कर रहे हैं। और आखिर में अगर मैं कमेंट करना चाहूं इस सवाल में तो यही चीज होगा कि कानूनों से कुछ नहीं हो सकता है, कानून सिर्फ तमाशा करते हैं। आरक्षण के हम उस पर देख सकते हैं कि आरक्षण 70 सालों से है, लेकिन जब तक यहां चीजें नहीं सही होंगी और अपने हित के लिए आप नहीं स्टैंड लेना सीखेंगी, अगर आप ये सोचती हैं कि जैसे हम लोग इस कोरम में बैठे हुए हैं तो देखा जाए कि 2 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं, 5 पुरुष हैं, ये जिस दिन रेशियो पलटेगा नहीं, जब तक इस डिस्कशन में रेशियो पलटेगा नहीं कि 2 पुरुषों और 5 महिलाएं हों, जब ये रेशियो पलट जाएगा उस रोज आप शायद बेहतर समाज बनने की दिशा में कदम उठा पाए। अनटिल अनलेस आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मर्द अगर आपके लिए कानून बनाएंगे तो हिजाब और बुर्का वाला जो मामला अभी हुआ है वैसा ही मामला होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। महिलाओं को अपने लिए खुद सोचना होगा, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद। कानून बन तो जाता है लेकिन उसे कोई पूरा नहीं करता, क्योंकि ये पीरियड वाला जो आपने बताया वैसा कानून बना हुआ है। जब शिकायत ही नहीं कर पाती हैं, हाँ। और इसके अलावा पूरे का जो मैंने केस बताया बेसिक है कि आपके यहाँ दिमाग में भरा हुआ है। नहीं, इस पे मैं कमेंट करूंगा कि दिमाग में कूड़ा वाला क्या होता है कि अगर आप एज अ पुरुष भी हैं और आपको अगर शुरू से ही ये बात बताया जाए, सिर्फ आपको डिमेरिट को दिखाया जाए, तो आप ऑब्वियसली है कि आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब एक लड़की घर में जन्म लेती है तो जो हमारा प्रतीकात्मक जो समाज है वो बताता है कि तुम्हारा काम ही है आटा गूंथना, तुम्हारा काम है सब्जी काटना, तुम इसी के लिए बनी हो, तुम्हारा अच्छे घर से है, मानते हैं तुम अच्छी बेटी हो, तो हम तुम्हारा अच्छे घर में शादी कर देंगे। बचपन से वो चीज़ फीड किया जाता है। अगर आपको कोई 4 दिन निगेटिव स्टेटमेंट दे तो आप डिप्रेस हो जाते हैं। और एक जो लड़की घर में जन्म लेती है, शुरू से ही वहाँ स्टेटमेंट से कान में रोज सुनाई देता है, अगर कहीं खाना है तो लड़की लास्ट में खाएगी, क्योंकि लक्ष्मी बहू वही होती है जो सारे पुरुषों को खाना खिला के तब खाएगी। तो बचपन से ये चीज फीड किया जाता है। यहाँ तक कि अगर वो ऑफिस भी जाती है तो उसका हस्बैंड भी ऑफिस जा रहा है, वो भी ऑफिस जा रही है, लेकिन आकर वो खाना बनाएगी, दोनों साथ में घर में एंट्री लेते हैं, लेकिन वो अपने रूम में नहीं जाके पहले किचन में जाती है ताकि अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को वो
चाय पानी दे सके, यहाँ तक कि उसकी जो अगर माँ भी है तो माँ भी यही एक्सपेक्ट करेगी कि बेटा तुम काम करके आई हो तो तुमको पहले किचन में जाना है। देखिए, ये केवल एक थोथी बात करना होता है, ये कोई अर्थपूर्ण बात नहीं है। देखिए, अगर आप जाएँगे, एक डीप में जाएँगे, अगर अंदर जाकर के देखेंगे महिला और पुरुष अलग कैसे हुए, तो आप जब वॉरियर्स का नाम पढ़ेंगे कि जो जंगल में शिकार कौन करता था? पुरुष करते थे। महिलाओं ने जब समाज ये बना है, थोड़ा बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन समाज बना है, तो महिला और पुरुषों में से महिलाओं ने चुना था अपने आप को कि मुझे पुरुषों के नीचे रहना है। तो एक दिन में वो चीज़ें नहीं बदल सकती हैं और उसको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, कोई कानून नहीं बदल सकता है, कोई पुरुष चाहे भीमराव अंबेडकर जी आ जाएँ, वो कानून बना दे, कितने भी कठोर कानून बना दिए जाए, कानूनों से कुछ नहीं होगा। आपको अंदर में जाकर के, क्योंकि वो पुरुष जो आपको एक बॉस बना हुआ है और आपको चाहे वो परेशान कर रहा है, ऑफिस में जो भी आपके साथ गलत कर रहा है, वो भी उसी परिवार से आता है और जो लड़की परेशान हो रही है वो भी उसी परिवार से आती है। तो दोनों को वहां सिखा दिया गया है कि आपका स्थान बता दिया गया है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगर महिलाएं अपने लिए बात नहीं करना शुरू करेंगी, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि कुछ नेता बन जाते हैं। अभी दिल्ली की जो महिला विकास बोर्ड जो स्वाति जी हैं, उनका कितना बेवकूफी भरा बयान आया था और गैर जिम्मेदाराना था कि मोबाइल लड़कियों को मत दीजिए, आप ही जो है ये भाग जाएंगी, ऐसा कुछ कर लेंगी। तो इतने बेवकूफ लोग महिलाओं के हित को तय करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप अगर पॉलिटिकल फायदे के लिए और नफे नुकसान के लिए तमाम ऐसे संगठन बनेंगे, वो हित नहीं करने वाले हैं, वो साफ यही बताएंगे। क्योंकि आप देखें बुर्का वाले में क्या हुआ, हिजाब वाले में क्या हुआ, उसमें एक रैशनल बात होनी चाहिए थी, साफ सुथरा कंक्लूजन पे हमें पहुंचना चाहिए था कि क्या बेहतर है क्या नहीं है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी हो। लेकिन वो उस पर सिर्फ महिला संगठनों का भी तमाशा रहा, वो लोग सिर्फ चिल्लाने लगे कि ये नहीं है वो नहीं है। आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं चीजों को। महिलाओं को हर एक को अपने हित के लिए सोचना होगा, तभी समाज बदल सकता है। अगर आप कहते हैं कि पुरुषवादी मानसिकता हावी है, पितृसत्तात्मक समाज हावी है, तो हर पुरुष उसको हावी करने के लिए अपना जरूरी योगदान इस समाज में दे रहा है, इसलिए वो सोच हावी है। तो आपको हर महिला को, पुरुष करे ना करे, महिलाओं को, हर महिला को इस चीज के लिए एक्सेप्ट करना होगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए चॉकलेट लाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। बहुत संजीदा बात है, लेकिन ये जरूरी है कि आज भी कॉलेजेस में 80% अगर लव अफेयर होते हैं तो उसमें ये फैक्ट है कि 20% अलग हो सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट है 80% जगहों पर कि लड़की अपने आप को एक तरीके से डिपेंडेंट मानना शुरू कर देती है, वहीं से कि वो एक तरीके का बनाती है। सोशल मीडिया उसकी विजिट कर लीजिए, आप तमाम चीजें विजिट कर लीजिए, वहां से प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो आई थिंक कि वहां से अगर चीजें शुरू हो और महिलाएं अपने लिए सोचना शुरू करें, तभी समाज बदल सकता है। बाकी चीजें एक हम बोल रहे हैं, अनुराग जो बोला कि नीचे रहना चूज किया, तो मतलब वो बोला सही, लेकिन शब्द गलत हो गया। महिलाओं ने साथ रहना चूज किया था, लेकिन महिलाओं ने अपना काम तय किया था कि तुम शिकार करने जाओ और हम खाना बनाते हैं और हम बनाएंगे। नीचे रहना गलत वो शब्द था, लेकिन बात सही था। और दूसरा इसमें मैं बोलना चाहता ना कि देखो, तुम कितना भी कोई महिला सोच ले, वर्क एथिक्स या फिर किसी भी चीज के हम सपोर्ट में है और हम लोग को रहना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि अब दौर बदल गया है। लेकिन अगर ये कोई सोच रहा है ना कि कोई मर्द आके या कोई आदमी आकर आपका स्थिति बदल देगा, वर्किंग महिला का स्थिति, क्योंकि महिला तो बहुत शोषित है, लेकिन वर्किंग महिला उससे ज्यादा शोषित हमको लगती है। क्योंकि एक महिला जो शोषित है वो घर में शोषित है, वर्किंग महिला घर में भी शोषित है, ऑफिसों में शोषित है। तो हमको लगता है ना कि आप लोगों को मतलब जमीन पर जो बदलाव हुआ ना वो लड़की ही कर सकती है। और अनुराग के बात से हम बिल्कुल सहमत है कि डिपेंडेंसी जो है, देखो हम पहला लाइन भी जो इससे पहले कमेंट हम किए थे उसमें बोलते कि अगर लड़का 1000 रुपये महीने कमा रहा है और लड़की 1000 रुपये महीने कमा रही है, तो हम लड़की को मतलब बहुत वाहवाही देंगे लड़का से ज्यादा, क्योंकि लड़की को कष्ट 1000 कमाने में ज्यादा है। जब चल के आएगी तो 100 लोग कमेंट करेगा, हम हाफ पैंट में ऑफिस रहेंगे तो हमें कोई कमेंट नहीं करेगा, तो हम वाहवाही दे रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। अगर हम और आप अलग हो जाएं और आप बोले कि नहीं हम ऐसे करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो दो शब्द है बस, लास्ट हम बोलेंगे। दो शब्द, हाँ, दो शब्द है, एक है इंडिपेंडेंसी और एक है इंटरडिपेंडेंसी। तो हम लोग को इस दोनों के शब्द के बारीक अंतर को समझना पड़ेगा। हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, हमको इंटरडिपेंडेंट होना है, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और बाकी ये कहीं कोई सुन रहे थे कि मतलब जो दो लोग हैं, जो एक महिला है एक पुरुष हैं, साथ सोते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ जागते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो यही मेरा दो बात है और यही दो बात मुझे लगता है कि ये पूरे डिस्कशन का एक कंक्लूजन हो सकता है कि आपको साथ सोने से मतलब नहीं है। आप अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी कोई बीवी है, तो आप दोनों को साथ जागना जरूरी है। और आप दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं और कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। इन दोनों को मिलाकर एक शब्द बना है इंटरडिपेंडेंट, जहाँ महिलाएं पुरुष पे और पुरुष महिलाओं पे, तभी जाके ये काम और ये समाज आगे बढ़ेगा और हम लोग एक मतलब सही दिशा में, सही तरीके से, सही एक स्पीड में आगे बढ़ेंगे। मुझे बस ये कहना है कि जो इन्होंने एग्जाम्पल अभी दिया ना चॉकलेट वाला, तो पहले तो मैं इसलिए ये करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बात हो रही है वर्किंग विमेन और उनके प्रॉब्लम्स की। आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए।
तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि उनको घर पे जाके काम करना पड़ता है ऑफिस में काम करने के बाद, तो वो तो ऑलरेडी सशक्त है, फिर भी उसको वो झेलना पड़ रहा है। और अगर आप कहेंगे कि ये करना बहुत आसान है, तो एक्चुअल में आप उस औरत से पूछिए, उस लड़की से पूछिए जिसके ऊपर वो हो रहा है। आपको या किसी भी लड़के को कोई ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहा है, लेकिन अगर आप उस चीज़ का हिस्सा हैं तो आप गलत हैं। तो आपको वो चीज़ करने से परहेज़ करनी होगी, तभी सिचुएशन बदलेगी। और लड़की अगर हर चीज़ के लिए मतलब एक और बात होता है, अगर कोई जितने सामाजिक बंदिशें हैं उनके खिलाफ जाके बोले तो उसको रिबेलियस और बिगड़ा हुआ भी घोषित कर देते हैं, जिसमें उसकी गलती नहीं होती, लेकिन उसको मतलब उसका कंक्लूजन ये होता है कि उसको बहुत भुगतना पड़ता है किसी भी रिश्ते में, किसी घर के परिवेश में। मतलब माँ बाप का भी वो बिगड़ा हुआ बच्चा हो जाता है वो लड़की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बोल रही कि आप जो कह रहे हैं उससे मैं डिसअग्री कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चॉकलेट और गर्लफ्रेंड वो वाली बात थोड़ा वो डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग 30 सेकंड के लिए मैं ठीक, हाँ, justify करना कर दो। देखिए, जब मैं ये कह रहा हूँ कि चॉकलेट और कॉलेज, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी औरत की ज़िंदगी में जो हिंदुस्तान की अभी तक की अगर सोसाइटल टेंडेंसी देखें, जिस पर हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, वो सबसे ज़्यादा आज़ाद और सबसे ज़्यादा पावरफुल अपने कॉलेज के दौरान होती है। ये पॉइंट है मेरा। और उस दौरान वो ऐसी चीज़ें करती है, फिर उसके दिमाग में ये चीज़ें भरती हैं और वहाँ से प्रॉब्लम बनती है। आपको क्लियर कर दें शामली जी। अनुराग टॉपिक से हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आउट था, लेकिन बताइए इस माने कि हम बच्चा हैं और हमको बच्चा में जो मस्टर्ड ऑयल होता है उससे मेरे हाथ को मालिश नहीं किया गया, तो जब हम जवान होंगे और इस पर एक ईंट गिरेगा तो ये हाथ टूट जाएगा ना। तो जब बच्चा में और जवानी में एक क्या है, एक रिलेशन है ना, कि अगर मेरी माँ ने कड़वा तेल से मेरे हाथ को नहीं मिला तो मर जाएगा। वो ये बोला कि लड़की सबको शुरुआत से ही ऐसा सोचना चाहिए, वो इस टॉपिक से हटा नहीं था। वो ये बोला कि अगर सशक्त होना है तो लड़की लोग को अपना मुट्ठी बंद करके कहना होगा कि हाँ हम लोग हैं। मैं थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा टाइम लेना चाहूँगा। अनुराग जी ने जंगल की बात की, तो मुझे एक पुरानी स्टोरी आ गई। मेरे एक परदादा थे थे। उनसे मेरी डिस्कशन चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, बहुत छोटा था मैं, तो उनसे पूछा कि महिलाओं को काम करने का अधिकार क्यों नहीं है? तो उन्होंने एक लॉजिक दिया कि देखो, पहले लोग क्या करते थे, पुरुष जंगल में जाते थे शिकार करने के लिए। महिला नहीं जाती थी। महिला नहीं जाने देने का कारण क्या था कि महिला गर्भवती रहती थी, उसको जंगल में जानवरों से बचने के लिए जो है पुरुष तेज दौड़ सकता है, महिला कम तेज दौड़ सकती थी। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर जो है शोषण किया गया, उसको सेफ रखने के लिए उसको घर में रखा गया। दूसरी चीज़, मैंने एक कहीं केस देख रहा था, ये एक सच्ची घटना है कि एक लड़की थी, वो फैमिली उसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा कमज़ोर था और उस वजह से वो जॉब कर रही थी। स्वास्थ्य विभाग में जॉब कर रही थी। स्वास्थ्य विभाग में पता है कि डे ना भी जॉब लेता है, नाइट में जॉब लेता है। तो नाइट में जब जा रही थी, तो उसको एक कमेंट आता है, वो गाँव की ये घटना है कि इसके शारीरिक बदलाव आया है इसमें। इसका कहीं न कहीं ये लड़की प्रेग्नेंट हुई होगी, ये अबॉर्शन करवाई होगी, इस वजह से इसके शारीरिक बदलाव आई। बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ा, ऐसा नहीं कि उसको सपोर्ट नहीं मिला, वो सपोर्ट मिला वहाँ के कुछ लोगों से, इस वजह से वो जॉब में गई और बहुत ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से वो जॉब छोड़ दी। आज का आज का वो स्थिति है कि वो एक हाउसवाइफ है और उसमें काबिलियत बहुत थी। मैंने वो देखा था कि वो 2-3 एग्ज़ाम क्लियर की थी, आज वो सिर्फ़ हाउसवाइफ बन कर के रह गई है, उसकी काबिलियत कहीं न कहीं दब गई है। तो जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक वर्किंग वुमन जो होती है वो किस तरीके से डील करती है अपने घर वालों को भी, बाहर में भी, जब वो ऑफिस जाती है क्या कुछ परेशानियां झेलती है। इतना ही नहीं बल्कि उसको घर वाले से भी प्रेशर रहता है कि बेटा घर जल्दी आना, और अगर बेटा घर जल्दी नहीं जाती है तो उनके उस बेटा से ये सवाल नहीं किया जाता है कि बेटा तुमने दिन भर काम करके आई हो, थकी हारी हो, तुम आराम करो, लेकिन उससे ये सवाल किया जाता है कि तुम चलो किचन में आओ, ये काम कर दो। या फिर ये कहा जाता है कि चल तुम्हारा इतना लेट कैसे हुई। या फिर अगर उसे जल्दी भी जाना होता है तो पहले से ही बताना पड़ता है कि मुझे जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। और सवाल ये नहीं होता है कि जल्दी जाओगे तुम थक जाओगी, सवाल ये होता है कि तुम जल्दी जाना क्यों है, क्यों, ऐसा कौन सा काम चल रहा है ऑफिस में कि तुमको डेली जल्दी जाना होता है। लेकिन ये नहीं पूछा। लेकिन वही अगर ये कोई एक लड़का करता है तो उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो ठीक है, तुमको जल्दी जाना है तो जाओ, चलो तुम्हारा मैं लंच बना देती हूँ, तुमको क्या खाना है ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ। तो सवाल यहाँ यही है कि एक लड़की को ऐसा क्यों सहना पड़ता है, क्यों उसको ऑफिस में भी सहना पड़ता है, घर पे भी सहना पड़ता है, घर वालों का सपोर्ट भी नहीं होता है इन सब चीज़ों को लेकर। आप लोग लास्ट टिप्पणी।
30 सेकंड आखिरी का है। हम बस ये कहेंगे कानून वानून कुछ भी बनेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। लड़कियों को अगर सशक्त होना है तो हम इस बात पे हमेशा शुरू से बोलते आए हैं कि लड़कियों को ही कुछ करना पड़ेगा। हम लोग या कोई भी मर्द जो है या कोई अरे एक चूहा है तो वो अपना थोड़ी दूसरे का हेल्प करेगा, वो अपना काम करता रहेगा ना। तो हम लोग ये कर सकते हैं लड़कों के लिए, पूरे देश के, पूरे दुनिया के रहे कि आप लोग ओपन होइए। हम लोग ये ओपननेस दे सकते हैं कि अपने परिवार में, अपने घर में, जो अंकित ने कहा, अपने समाज के 20 लोगों को, 100 लोगों को ऐसा ओपननेस प्रोवाइड करें और लड़कियां जो हैं वो प्रखर होकर सामने आए और ये बताएं कि उनको क्या चाहिए और उनको उनका हक मिल जाएगा अपने आप। 2 लड़कियों का जिक्र करूंगा, एक एनी फ्रैंक और एक हेलेन केलर का। 2 महिलाएं हैं जो कि बहुत ही विषम परिस्थिति में। हेलेन केलर जो एक अंधी थी, मतलब दृष्टिबाधित थी वो, अगर मैं सही अगर पार्लियामेंट्री शब्द में बोलूं तो, कि वो दृष्टिबाधित थी और वो एक फाइनेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ हर एरा, मतलब इतनी फाइनेस्ट थी। वो अंधी थी फिर भी थी। और एक एनी फ्रैंक का नाम लूंगा कि जो जर्मनी में जब नाजियों का आक्रमण चल रहा था उस दौरान उस लड़की ने सारे चीज़ों को एक डायरी में लिखा था। उनके किताब का नाम भी है डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। जो भी लिटरेचर के छात्र होंगे उनको ये पता होगा और वो लगातार उनका नाम सुनते होंगे। मतलब 9वीं 10वीं में, 11वीं 12वीं लिटरेचर के जो भी छात्र होंगे उन्होंने इस लेसन से ज़रूर मतलब कि अपने आप को देखा होगा। तो मेरा यही कहना है कि मतलब महिलाएं क्या क्या नहीं कर सकती हैं। एक कोट है हेलेन केलर का ही, वो मैं आपको बता देता हूं कि अकेले हम कितना हासिल कर सकते हैं और साथ में कितना हासिल कर सकते हैं। जब इन दोनों चीज़ों को हम समझ जाएंगे तो समझ लीजिए कि वहीं उद्धार का रास्ता वही है। मेरा लास्ट स्टेटमेंट बस एक छोटा सा जिक्र करूंगी। एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने जिसमें लिखा हुआ था कि जो लड़कियां हैं उनके सक्सेस का जो पैमाना है और जो सक्सेसफुल वो तभी होंगी, उसकी जिम्मेदारी उनकी अकेले की नहीं है, पूरे सोसाइटी की है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन, सो इट इज़ वाइस वर्सा। अगर आप लोग ये कहते हैं कि अपना स्टेक लड़कियों को बनाना पड़ेगा खुद से, तो स्टेक को बनाने के लिए जगह खाली करिए। और उन लोगों को अगर आप ये बोल रहे हैं कि तुम अपनी जगह बनाओ, तो जब वो अपनी बात रखती है तो उसको सुनिए और उस पे अमल करिए, ये कहते हुए कि मैं पूरा का पूरा डिसएग्री कर रहा हूँ, वो घर वाले हों, वो ऑफिस वाले हों या फिर सोसाइटी के लोग हों। साथ में हम लोग गाना गाते हैं, हम साथ साथ हैं। तो आखिरी कमेंट है तो एक मजाज साहब का एक शेर था। उन्होंने पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर अदाकारा थी, उनसे ऑटोग्राफ लेने आई। उसके बाद उनके सिर पे जो है आंचल रखा हुआ था। इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी, उसके बावजूद उन्होंने सिर पे आंचल रखा था, जबकि वो मतलब इसके लिए जानी जाती थी कि महिलाओं के रेवोल्यूशन करेंगी। तो आके एक शेर लिखा था कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो मुझे लगता है कि उस शायर की ये अपील है जिसके शेरों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की लड़कियां एक वक्त पे अपने तकिए के नीचे रख करके सोया करती थी। तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, सारी दुनिया की लड़कियों के लिए इससे बेहतर बात कुछ नहीं कही जा सकती है। मुझे लगता है कि जैसा प्रशांत भैया ने कहा कि हम लोग को अपनी तरफ से ओपननेस दिखाना चाहिए और लड़कियों को खुद जो है फैसला लेना होगा, उनको खुद अपने लिए इनिशिएट करना होगा। मर्द उनके लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से एजुकेशन बढ़ रहा है तो लड़कियां खुद आगे आ रही हैं और अपने लिए अपना उद्धार वो खुद कर सकती हैं। नहीं, ये बात एक लड़कियां अभी भी आगे आ रही हैं, तभी वो ऑफिस में आके काम कर रही हैं। लेकिन घर वालों का सपोर्ट, ऑफिस वालों का सपोर्ट, सबका, सोसाइटी का सपोर्ट उनको होना बहुत जरूरी है। जरा सी बात नहीं, डिबेट नहीं हो रहा, जरा सी बात मैं कहना चाहूंगा। ये हम मर्द एक तरफ से डिनाई नहीं करने कि हम औरतों का साथ नहीं देंगे। हम सिर्फ इतना कहने का मतलब है, नहीं तो गलत मैसेज निकल जा रहा है बार बार। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अपने लिए उनको लड़ना होगा और जितना एक तरीके से जो मैम ने अभी कहा कि मर्द की सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है, तो उतना हाथ हम लोग रख सकते हैं, लेकिन उसके आगे उनको खुद जाना होगा। उसके बाद फिर वो केवल एहसान हो सकता है, वो कमाई हुई चीज नहीं हो सकती और उसकी खुशी नहीं मिल सकती है कभी। बहुत सिंपल। आपने बोला कि आप उतना ही हाथ रख सकते हो, उसके आगे उन्हीं को जाना होगा। लेकिन जब आप हाथ रख रहे हो तो आप ये नहीं देखोगे कि कितना मुझे रखना है, कितना नहीं रखना। आपको पूरा सपोर्ट करना है। हाँ, जैसे एक लड़की एक लड़के को या फिर एक पत्नी एक पति को सपोर्ट करती है, उस तरीके से पति को भी अपने पत्नी को सपोर्ट करना पड़ेगा। या सिर्फ पति ही नहीं, पूरे सोसाइटी को सपोर्ट करना पड़ेगा। उसको ये सोचना ही नहीं होगा कि हाँ ये लड़की है, अगर इसका प्रमोशन होता है, इवन जब उसका जॉब भी होता है, तो ये नहीं सोचना होगा कि जॉब, जैसे पंकज ने बताया कि
कि लड़कियों को ये इस तरीके से सबसे पहले जब कोई देखता है तो ये सोचता है कि इसका जॉब हुआ, हाँ बॉस से इसका अफेयर होगा, या फिर हाँ बहुत बड़ी पहुंच रखती होगी, बहुत लड़कों से बात करती होगी, ऐसा अंकित सर ने भी कहा। तो मतलब हाँ, हमारी सुलू आपको शायद बेहतर समझ में आया कि हम मर्द क्या चाहते हैं, हम सभी को समझ रखते हैं। पंकज, ठीक है, फिल्मों की बातें सोसाइटी पे ये नहीं होती। मुझे लगता है बेहतर समाज स्थापित करने के लिए लड़कियों को खास करके आगे आना होगा और लड़कियों को फ्रैंक थोड़ा होना होगा। फ्रैंक कहने का मतलब मेरी एक फ्रेंड है, वो काफ़ी फ्रैंक है, तो उसके विषय में कुछ लोगों का ये अवधारणा था कि वो लड़की थोड़ी सी कैरेक्टर की गड़बड़ होगी, इस वजह से थोड़ी फ्रैंक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका पैमाना क्या है, उस कैरेक्टर नापने का पैमाना क्या है आपका, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ कहा कि ये फ्रैंक है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को कमेंट पर अब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको अगर बेहतर समाज बनाना है तो आपको थोड़ी सी फ्रैंक होनी होगी, तभी जाकर के बेहतर समाज बनता है। सब लोग को बहुत बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत